So this is a very important topic. As you know that national income accounting, the students will keep on joining, is a very important in for term 2 examination. Am I right? टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ये जो लेसन है. ओके, सो स्क्रीन इज विजिबल ना बेटा फॉर ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बेटा? ओके, सो just in this topic we are going to focus uh, on certain issues, very primary issues, very from very starting I am going to talk on this. First of all, आन भद्रा करतो यंतु विशुता मतलब क्या हुआ? लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड्स. यहाँ कुछ चीज़ मिसिंग है. नोबल थॉट्स, ओके, it is my core belief, okay, and that's what I used to write this, okay. This is my core belief, ओके. सो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अपने क्लास को, अपने सेशन को, अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर चलता हूँ कि अच्छे विचारों का स्वागत. ऋग्वेद का ये बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट. ओके, एस्टिमेट करना है हमको. हमारा जो प्रॉब्लम है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग सेकेंड टर्म में, टर्म 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और 10 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 12 मार्क्स आपका इनकम डिटर्मिनेशन से आएंगे. और इन दो लेसन्स, दीज टू लेसन्स आर वेरी critical, or students they do face certain issues with these lessons. It is my effort try to make it easy. और इसको आसानी से समझने के लिए पहली बात कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है. और बच्चे अगर सिस्टमेटिक, इफ दे आर नॉट इंटरिंग इनटू द एरिया, दे फील बिट डिफिकल्ट टू हैंडल इट. However, for certain section of the students, it's not a problem at all. They are doing well and they are solving the numericals also very well. But still, uh, estimating what are the easiest way, okay, to estimate this national income. तो मैंने यहाँ लिखा है easiest way to understand NIA, okay, national income accounting. तो नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स को हम कैसे समझें? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के सामने, हाउ टू स्टडी. तो मैंने इसको 5 स्टेज में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया कि अगर हम इसको 5 स्टेज को हम फॉलो करें तो हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा इसको समझना. ओके, सो व्हाट आर द 5 स्टेजेस? तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इट इज़ विजिबल, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ज्ञान आपको होना चाहिए. यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और आपको आपके टीचर ने बताया होगा और मैंने डिस्कस किया होगा क्लास में कि हम जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाते हैं तो हम बताते हैं कि ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है. ठीक है, और ये हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट हम स्टार्टिंग बता दे रहे हैं. और फिर यहाँ यहीं से हमारे 3 मेथड का जो जन्म होता है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे. ठीक है, कि हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं, यू नो ऑलरेडी, इट इज जस्ट रिविजन क्लास, बट स्टिल आई एम स्टार्टिंग इन दिस वे. ओके, सो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, वो स्टार्टिंग यहीं से होता है. ठीक है, तो पहला जो स्टेज है, दैट इज एवरी स्टूडेंट्स मस्ट नो अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में क्या अंतर है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ निकल कर आते हैं यहाँ से. इसके बाद दूसरा जो स्टेज आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट. इस क्लास, इस लेसन में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो उन सारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके मन में नहीं है तो फिर इट दिस लेसन इज हॉरेबल फॉर यू. गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इसका ध्यान रखें कि आप जिन टर्मिनोलॉजीज का यहाँ उपयोग किया गया है, इस जिसकी चर्चा इस बुक में की गई है, इस लेसन में की गई है, सो यू मस्ट हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोस बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट. तो पहला हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया कि उसको आपका ध्यान में होना चाहिए. दूसरा हमने कहा स्टेज 2, दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. थर्ड है स्टेज 3, मैंने रखा हुआ है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारे एग्रीगेट आएंगे, कुछ ग्रॉस के आएंगे, कुछ नेट के आएंगे, कुछ एमपी, कुछ एफसी पर आएंगे. तो ये सारे जो एग्रीगेट्स हैं, सुजल बेटा ध्यान रखना, कोई दिक्कत होगी मुझे बताएंगे, मैं रिपीट करूंगा. तो एग्रीगेट्स ऑफ
इनकम जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो दैट एग्रीगेट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ओके, चौथा स्टेज हमने बताया समझाने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये आपको करना है। ओके, नेशनल इनकम, इसके बाद में फर्दर इसके जो सब डिविजन्स होंगे, ईच स्टेजेस हैज़, उसको हम आगे दिखाएंगे। ओके, तो आपको नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करना, उसके कुछ फार्मूलाज होंगे, उसको कुछ प्रिकॉशंस होंगे, तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेज नंबर 5 जीडीपी एंड वेलफेयर का छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे। स्टेज नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, दोज हैव ज्वाइंड रिसेंटली, मैं उनको बता देना चाहूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे इजी बना सकते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को। उसको हमने 5 स्टेज में डिवाइड करने का प्रयास किया है, वो आपकी स्क्रीन में विजिबल है। ओके बेटा, चलिए हम स्टेज नंबर 1 पर थोड़ा चर्चा करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम समझाते हैं सुजल, हम इस बात से समझाते हैं कि बेटा, कि जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है, और अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो वैसे ही जीवन का अंत हो जाता है। वैसे ही इकोनॉमी में अगर इनकम का फ्लो रुक जाए तो इकोनॉमी मर जाती है, दैट इज डेड इकोनॉमी। और कहीं सर अगर एक्सटोरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा पैसा, तो हमको क्या हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ब्लैक मनी कहते हैं। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो होना चाहिए, जो सरकार की नज़र में होना चाहिए, वो अगर नहीं है और लोग होर्डिंग कर देते अपने घरों में कर लें, या ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो पैसा जो बेड के अंदर रखते हैं, दीवालों के अंदर भी यूपी में देखो तो बहुत सारे इंजीनियर के पैसे निकल रहे हैं, अगर न्यूज़ आपने सुना होगा तो। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन के निकल रहे हैं पैसे, कहाँ कहाँ रखे हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यानी पॉइंट ये क्या है, दीज ऑल आर ब्लैक मनी, और इसीलिए हमको डिमोनेटाइजेशन जैसे एक्ट लाने पड़ते हैं, जिसके क्योंकि वो पैरेलल इकोनॉमी चलती है। वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो पैसा किसी और को फाइनेंस किया जाएगा, वो इलीगल काम करने के लिए किया जाएगा, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। सो मेनी नेगेटिव थिंग्स आर देयर एसोसिएटेड विद दिस ब्लैक मनी। ओके, दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ स्टडी। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट। और यहाँ पर हमने आपके सामने एक डायग्राम रखा हुआ है, अलग अलग कलर में रखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए। जहाँ पर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट, फिजिकल। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, अगर ग्रीन वाला पोर्शन देखो तो, क्योंकि मैंने अपना ये पेन इधर उधर रख दिया था। वेजेज रेट इंटरेस्ट, यहाँ पर INTR, बीच बीच में कुछ कुछ छूट गया होगा, इसलिए कि डिलीट हो गया, पता नहीं मेरी गलतियों की वजह से। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अलग अलग कलर रखे हुए हैं, और इसके कलर अलग कलर रखने का पर्पस है। ठीक है, आर गेट पॉइंट। ठीक है, अलग कलर रखने का पर्पस है कि वो जहां पर फिजिकल मूवमेंट हो रहा है वस्तुओं का, ठीक है, ठीक है, जहां पर फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, जो टेंजिबल है, वो हमारा रियल फ्लो बन जाता है, और जहां इनटेंजिबल हो जाता है, वो क्या होता है, वो मनी फ्लो हो जाता है। गेट पॉइंट। तो मनी फ्लो, जैसे मान लो, देखो आपने ग्रीन वाले को देखो, अंदर पहले आप देखो आउटर लेयर को देखो जो वॉलेट कलर में दिखाई देता है। ठीक है, हाउस होल्ड इज द सप्लायर ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एम राइट चिल्ड्रन, क्या मैं सही हूं? ठीक है बेटा, बोलते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, हालांकि न्यूटन से पहले भी भारतीय लोगों ने दिया था इस लॉ को। ठीक है, चलिए, तो लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इट इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट ना बेटा? आई एम आई ऑडियबल सुजल? ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहे जाते हैं। ठीक है, और जब ये बिजनेस या फॉर्म्स इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, तो पहली बात तो वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, वहाँ से जब फर्म इसको अप्लाई करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, देन दे दिस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो दीज आर ये जो कलर में दिखाया गया है, ये क्या है बेटा, ये हमारा पार्ट है रियल फ्लो का। किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ रियल फ्लो। ओके, करेक्ट ना? ठीक है, और इसके बाद इनर जो सर्किल है हमारा, इनर जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, वो है मनी फ्लो,
क्योंकि लेबर को क्या मिलता है, लेबर को मिलता है वेज, लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स गेट्स प्रॉफिट। करेक्ट ना? आर गेटिंग पॉइंट? और ये हमारा हो जाता है मनी फ्लो। तो जहां जहां रियल फ्लो होगा उसके अपोजिट जो है मनी फ्लो भी होगा। गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट? और ये लेन देन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, और जब तक स्मूथली चलेगा तब तक हमारी इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन करती रहेगी। इज इट क्लियर डियर? सुजल, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सुजल रिस्पॉन्ड कर देंगे बेटा? सुजल, तो इसको आपको आपके हर बुक में, ईच एंड एवरी बुक हैज गिवन, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकलता है रियल फ्लो, बुक में देख लेंगे, होमवर्क कर लेंगे इसको। दिस इज HW होमवर्क। रियल फ्लो और वर्सेस क्या है, वर्सेस मनी फ्लो, मतलब दोनों के बीच में क्या अंतर है। 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है? गेट पॉइंट? समझ में आ रही बात? इनका रिवार्ड क्या है, यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेबर का रिवार्ड क्या है, लैंड का रिवार्ड क्या है, दीज आर रिवार्ड्स, ठीक है? और ये फैक्टर इनकम है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेज क्या है, फैक्टर इनकम, रेंट क्या है, फैक्टर इनकम, इंटरेस्ट क्या है, फैक्टर इनकम, प्रॉफिट क्या है, फैक्टर इनकम। इसके अलावा जितने भी हैं वो नॉन फैक्टर इनकम हैं, ठीक है? इसका ध्यान रखेंगे कि एक प्रोडक्शन में फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे रॉ मटेरियल तो नॉन फैक्टर हो गया, नॉन फैक्टर एलिमेंट है प्रोडक्शन का के लिए। ओके, तो मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम में जाओगे, कैट दोगे, एग्जाम दोगे उसका, या वाइवा दोगे, या किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजकल SSC में का एग्जाम दोगे उसमें पूछा जाएगा। गेटिंग पॉइंट? किसी फॉर्म में जाओगे उसमें पूछा जाता है। ये सब सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अब हम आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेज नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो डन बोल दो एक बार बेटा, डन। ओके। ये 12th, ये किसकी आवाज़ थी, पुतुल की आवाज़ थी क्या? अरे भाई 12th F वाले बच्चे, मेरी इज्जत चली जा रही है, इसलिए नहीं कि पुतुल बोल रही हैं, इसलिए कि आप नहीं बोल रहे हो। निशांत, सुजल, समझ में आ रही मेरी बात बेटा? देखो जो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ना उसके नाम याद हो जाते हैं। देखो मैं 12th E के बच्चे को रेगुलर नहीं पढ़ाता हूँ, एक दो क्लास मुश्किल से लिया होगा, लेकिन देखो पुतुल का नाम याद होगा, किरण भी एक लड़की है, सत्यम का भी नाम मुझे याद हो रहा है, और एक और लड़का है अमित, उसका भी नाम मुझे याद हो रहा है, और दो तीन बच्चे हैं। हाँ, एक बच्चे देखो उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो सदर बाजार में पढ़ी थी, मुझे उसका ये घटना मुझे याद आ रही है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन देखो जब रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो मज़ा आता है, पढ़ाने की इच्छा होती है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम इंटर करते हैं स्टेज नंबर 2 में, ठीक है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। करेक्ट बेटा? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दो कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। गुड्स, ठीक है? आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है? इसके बाद स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ मेजर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि इनको आपको जानना जरूरी है। फिर फर्दर इनके जो और एक्सप्लेनेशन होंगे उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो गुड्स, तो देखो गुड्स में को हम पहली बात तो हम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, गेट पॉइंट? ठीक है? कंजम्पशन देखो मैंने फ्लो चार्ट में दिखाने का प्रयास किया है, तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, करेक्ट ना? इसके बाद एक गुड्स का एक और बेस है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है बेटा? इसके बाद स्टॉक और फ्लो है, और इन्वेस्टमेंट में नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन। गेटिंग पॉइंट? हम नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द ईच वन कंजम्पशन गुड्स, ठीक है? अब आपके स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? कंजम्पशन गुड्स। ओके, कंजम्पशन गुड्स, हम किस गुड्स को कंजम्पशन गुड्स कहते हैं? देखो इसको मैंने फर्दर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ड्यूरेबल एंड
नॉन ड्यूरेबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ये नाम से ही क्लियर है ना कि जो कंजम्पशन गुड्स होंगी वो ड्यूरेबल भी हो सकती हैं, नॉन ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल का मतलब हो कि उसकी उसका कुछ लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। वो कुछ लंबे समय तक वो आपके साथ रह सकती है। आप तोड़ने का बचपन से जो प्रयास करते आ रहे हैं चीज़ों को, तो आप परेशान हो जाते थे, टूट नहीं पाती थी, और कुछ चीज़ें जो है तुरंत टूट जाती हैं। गेट पॉइंट, जिसके लिए आपके पेरेंट्स भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, आपको बार बार डांट पड़ता रहता है। गेट पॉइंट। तो ये ड्यूरेबल नेचर का भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल का भी नेचर का हो सकता है। परचेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, जैसे टीवी है, फैन, कूलर, ये सारे जो है ड्यूरेबल नेचर के गुड्स लिखे गए हैं। और नॉन ड्यूरेबल नेचर के भी गुड्स हैं जिसको हम ज़्यादा समय तक हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे आप नॉन ड्यूरेबल को किसको मान लोगे, जैसे आपका कोई फूड आइटम्स जैसे होता है, वो हम उसको नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट, जिसको हम इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में हम बोलें तो दे हैव द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टेइंग नेचर, वो बहुत कम समय तक वो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो पेरिसेबल नेचर की हो सकती हैं, वो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो दे आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, आर गेटिंग पॉइंट, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। सो इसी तरह कैपिटल गुड्स है, तो अब यहाँ पर देखो, एक मिनट, हाँ। तो कैपिटल गुड्स हैं, तो कैपिटल गुड्स में हमने जो लिखा हुआ है कि गुड्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कैपिटल गुड्स, कोई गुड्स अपने आप में कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती हैं, पॉइंट, ठीक है। कोई गुड्स अपने आप में कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, ये कैपिटल गुड्स कब होगी, और जैसे मान लो कि अगर हम एग्जांपल लें पुतुल जी का, तो पुतुल जी के पास जो कार है वो क्या है, कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर वो कार किसके पास है, मान लो पांडे सर के पास कार है, ठीक है। तो पांडे सर के पास जो कार है, और पांडे सर इसको टैक्सी के रूप में यूज करते हैं, मतलब ऑन रेंटल, ठीक है, ऑन रेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड्स हो जाएगी, क्योंकि जो रेंट वर्ड आ गया ना, क्योंकि उससे कुछ पैसा मिल रहा है, पॉइंट, कुछ मनी मिल रहा है, करेक्ट ना, ठीक है। तो अपने आप में, ठीक है, कुछ गुड्स जैसे मशीन है, हाँ, वो, ठीक है, मशीन है, देखो ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सक्लूसिवली इट इज यूज्ड फॉर व्हाट प्रोडक्शन और गेटिंग वेल्थ, ठीक है। तो गुड्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एज फॉर एग्जांपल मशीन है, रॉ मटेरियल्स है, एक्सेट्रा, ये कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि कैपिटल गुड्स का जो लाइफ स्पैन होता है ना, ये थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ होता है इनका, ये भी ध्यान रखना। आर गेट पॉइंट। तो यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ओके, ये इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, और फाइनल गुड्स के बारे में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर आपके कि परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट और सोल्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर, पॉइंट। तो इंटरमीडिएट गुड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छा समझोगे। जैसे अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम कहें कि गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं वो फर्दर प्रोडक्शन इन पर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा मिल्क है, ठीक है, मिल्क, रिफाइंड, ये इंटरमीडिएट गुड्स है कब, जब इससे टी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही क्वेश्चन एक निकल कर आता है, क्या मिल्क हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और ऑब्वियस आंसर होगा सुजल, सुनीस, शुभांकिता, ध्यान देंगे बेटा कि कोई भी गुड अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स नहीं हो सकता है।
इसके एंड यूज पर डिपेंड करता है, वेदर इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का हमने एग्जांपल लिया, बहुत ही स्वीट एग्जांपल है ये, ठीक है। तो मिल्क से जब टी बनाते हैं तो टी वेंडर के लिए, ठीक है, टी बनाने वाले के लिए मिल्क इज यूज एज अ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। लेकिन वही मिल्क जब आ जाता है गुलसाद के पास, गेटिंग पॉइंट, या सुनीस के पास, सूरज के पास, किसी के पास, ठीक है, और वो डायरेक्ट ग्लास में लेकर पी जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये फाइनल गुड हो जाता है। गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई। तो ये बात दिमाग में बैठाना होगा, अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई गुड अपने आप में इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट और सोल्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर। और इसी को हम एक कॉन्सेप्ट से दिखाने का प्रयास करते हैं। दे आर इंटरमीडिएट, जब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस जब लिखोगे, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, और कई बार आ चुका है, और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे, ये भी होमवर्क का हिस्सा है। पॉइंट, लिखोगे तो अच्छा करोगे, बॉटम लाइन रिपीट कर रहा हूँ, लिखोगे तो अच्छा करोगे, नहीं लिखोगे तो अच्छा नहीं करोगे। आपके PT2 में जो भी मार्क्स आए हैं, दीज आर नॉट एग्जैक्ट मार्क्स। समझ लीजिए, आप अपने आप को डायलेमा में न रखें, फैक्ट को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। पेरेंट्स तो मार्क्स देखेंगे, खुश हो जाएंगे, आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट, समझ रहे हो। हाँ, आपके तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे होता है ना, लोग खुशबुश करते हैं, कोई सीक्रेट बात होती है, मैं जानता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऑनेस्टली उसी भावना से आप समझने का प्रयास करेंगे। गेटिंग पॉइंट, मैं चाहता हूँ कि मैं जनरेशन को बनाने के लिए पढ़ाता हूँ, मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, मैं जनरेशन को बनाने के लिए प्रयास करता हूँ, ठीक है। हमारे टीचिंग प्रोफेशन का एक अलग ही ऑब्जेक्टिव लेके चलता हूँ। गेटिंग पॉइंट, चलिए, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैं कह रहा था कि ये परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर सेम ईयर। ये तो हमेशा ही मान चलो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में एक चीज़ तो हमें सेम ईयर जो बार बार आ रहा है ना, तो आप हमेशा दिमाग में रखो कि सेम ईयर का कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही रहेगा। अकाउंटिंग ईयर की ही हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसी पीरियड के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी सेलिंग होगी, हम उसी को ही हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का हिस्सा मानेंगे। दिमाग में रख लो, एकदम कोर इशूज़ की तरह, कोर पॉइंट्स की तरह इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम यहाँ बता रहे थे कि प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बता रहे थे। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है कि फर्दर नो प्रोसेसिंग, फर्दर नो प्रोसेसिंग, नो प्रोसेसिंग, ओके, आर गेटिंग पॉइंट। तो मतलब इसके बाद कोई प्रोसेसिंग का नहीं होगा। जैसे मिल्क का ही एग्जांपल लेता हूं मैं, मिल्क अगर आपने आपके घर आ गया और ग्लास में पी लिया, ठीक है, ये फाइनल गुड हो गया, क्योंकि फर्दर नो प्रोसेसिंग, ठीक है। लेकिन जब वही मिल्क टी वेंडर के पास गया तो उसने टी बनाया, याद देखो, और भी एग्जांपल लेते हो, ये मिल्क किसके पास गया, शॉप वाले के पास गया, शॉप वाले ने इसने क्या किया, स्वीट बना लिया, ठीक है। तो स्वीट जो है वो फाइनल गुड हुआ, और मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। एक और एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और हर बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और उससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है प्रोडक्शन बाउंड्री का। ओके, कैसे वाला एग्जाम्पल देखो, मैं बता रहा हूँ अभी, वो इसको भी मैंने मिटा दिया ना, 1 मिनट, इसको सी लिख दो, ठीक है। एक छोटा सा ध्यान से रखेंगे, इसी कॉर्नर में लिखूंगा मैं, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको, हाँ, देखो,
हमने लिया सीड, सीड से बना बना वीट, वीट से बना फ्लोर, ठीक है, हम यहीं तक लेते हैं, ये लिया, ये सब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है क्योंकि ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही रोटी बन गई, ठीक है, और आपने खा लिया, क्या प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर, ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है क्योंकि देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। लेकिन अब मैं फिर देखो चेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये फ्लोर क्या है, ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये गया बेकरी के पास, ठीक है, उसने बनाया ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बना, मान लो ब्रेड बना, ये क्या हुआ, ब्रेड भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेड से स्वीट बना लिया कुछ, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गया। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, हेलो चिल्ड्रन, मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है बेटा बाकी को, सुजल, ओके ओके वेरी गुड। चलिए, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप याद रखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स तो फाइनल गुड्स, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री का भी एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर, ठीक है। आर गेट टू पॉइंट, दे आर सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड, जैसे ही ये वर्ड आया ना सेमी फिनिश्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग का स्कोप बचा हुआ है, और जब ये स्कोप बचा रहेगा जब तक, ये इंटरमीडिएट गुड्स के कैटेगरी में आता रहेगा, ठीक है ना। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है। परचेज फॉर फर्दर, परचेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। जैसे कार है, वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। गेट यू पॉइंट, आर गेट यू पॉइंट, बोलिए भाई। हाँ, तो गुड्स को हमने जैसे बताया कि गुड्स को हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में क्लासिफाई किया, ठीक है। और अगर गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए आता है, जैसे उसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर फाइनल गुड्स के लिए क्या है, कंजम्पशन पर्पस के लिए भी फाइनल गुड्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो सकता है फाइनल गुड्स, एम राइट, ठीक है। तो ये दोनों ही पर्पस के लिए हो सकता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही पर्पस के लिए फाइनल गुड्स हो सकता है। जैसे कार का एग्जांपल हमने जो लिया, कार अगर हमने परचेज किया, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो कार कंजम्पशन गुड्स हो गई। कार जब हमने रेंटल के लिए दिया, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो दोनों ही एक ही वस्तु है, बट इसके मल्टीपल यूजेस हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ ओरल लेना चाहूँगा, आप अलर्ट हो जाएंगे, अपने दिमाग की बत्तियों को जला जला देंगे। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, क्या है, फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड है, ओके। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री इज अ फाइनल गुड बिकॉज इसका पर्पस क्या है, कंजम्पशन पर्पस है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है, वेरी गुड, ओके। दूसरा है, मान लो कि सेकेंड हैंड कार परचेज किया गया है, हाउस होल्ड, तो ये क्या है, फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, क्या है, सेकेंड गुड, सेकेंड हैंड कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, ये क्या है, फाइनल गुड है, ओके। ये फाइनल गुड है क्योंकि इसको किस लिए परचेज किया है, कंजम्पशन पर्पस के लिए परचेज किया गया है, करेक्ट ना। दूसरा है, अगर मान लो मोबाइल सेट परचेज किया गया है मोबाइल के डीलर के द्वारा, तो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है, इंटरमीडिएट, क्या तो इसको रीसोल्ड किया जाएगा ना, करेक्ट ना, इट हैज टू बी रीसोल्ड, करेक्ट ना, बोलो भाई, ओके, ठीक है। तो इस तरह से
कुछ एग्जाम्पल आप इसके सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और सब्जेक्ट से इंटरेस्ट बढ़ेगा। पहली बात तो कोशिश ये करना है कि लेसन से और सब्जेक्ट से इंटरेस्ट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। सुजल, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? सुनीस, सुरजीत, नीतिका तो समझ है, स्नेहा, बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए बेटा, बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो? ओके। मेरा एक हैंग हो गया लगता है मेरा स्क्रीन। ओके, चलो हैंग नहीं हुआ, मेरा मोबाइल मुझे लगा कि हैंग हो गया। ओके, चलिए ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप देख लेंगे, ठीक है? करेक्ट ना? बोलो भाई। अब हम आते हैं स्टॉक और फ्लो। ठीक है, ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना बेटा। देखिए देखिए देखिए, मैंने कुछ लिखे थे ना ये। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो दूसरे कॉन्सेप्ट पर आए हम। स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड डिफरेंस? ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्टॉक क्या है होता है, और पहली बात तो देखो, कोई भी चीज़ है ना, स्टॉक फ्लो एक कॉमन वर्ड है। ये इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स के वर्ड है, इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक है, और ये स्टॉक क्या है, देखो नीचे लिखा हुआ है, स्टॉक क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग में, मैंने एक ही लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि हमारा पॉपुलेशन, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, बोलिए। ठीक है, तो इस तरह के इसे मान लो कि हमने फॉरेन डेप्ट लिया, फॉरेन डेट, तो वो भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक सेट बना के रख लेना चाहिए कि कौन कौन से स्टॉक हैं और कौन कौन से फ्लो हैं, रेदर देन गोइंग फॉर द क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक, एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, एक क्वेश्चन, फिर विच ऑफ द, उसमें ऑप्शन बदल जाएंगे, आप परेशान होते रहोगे। और एक ही बार एक क्वेश्चन तैयार करो, राइट डाउन द स्टॉक्स वेरिएबल, राइट डाउन द फ्लो वेरिएबल, और 5-10 लिख लो। एक बार मेहनत करो, वो लिस्ट तैयार रखो हमेशा, रिमाइंड। और उसमें उससे 10 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन बना के पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन चेंज करता रहे, आपको याद हो गया, लिस्ट याद हो गई, आप खटखट करोगे, समय बचेगा। हम राइट? बोलो भाई। हाँ, तो ये तरीका है स्मार्ट रीडिंग, स्मार्ट स्टडी। आप हार्ड वर्क करोगे और अनडायरेक्शनल करोगे, साइंटिफिक नहीं करोगे, परेशान होगे। ठीक है, नाम अपना भी खराब कर लोगे और हमारा भी खराब करोगे। इन पॉइंट, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो इसका ध्यान रखें, बीच में कॉल आ गया एक। ठीक है, ये इसी में कॉल आने लगता है। चलिए ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अभी फ्लो के बारे में हम बात करेंगे। स्टॉक्स तो हमारा क्या हो गया बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, और फ्लो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। दोनों मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, जैसे इंटरेस्ट है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है। अब देखो, चेंज इन इन्वेंट्रीज मैंने बोला ना, तो इन्वेंट्रीज अगर है तो वो स्टॉक हो जाएगा, और चेंज इन इन्वेंट्री है तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है ना, करेक्ट ना, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओके। और इन्वेंट्रीज है केवल, तो यहाँ पर इन्वेंट्री, ऐसे देखो, ऐसे चीज़ों को आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना बेटा, ये चेंज इन इन्वेंट्री है तो वो कहाँ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन है ना, यही आपके जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जब क्वेश्चन करोगे ना, तो यहीं पर ही अंतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री होगा, दूसरे में इन्वेंट्री होगा, और आप इन्वेंट्री 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 दिमाग में रहेगा केवल, तो वो माइन्यूट नहीं होगा, तो स्टॉक में चला जाएगा, फ्लो में चला जाएगा, उसको किस में रखना है किस में नहीं रखना है, वो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट। तो स्टॉक और फ्लो के बीच जो अंतर है, वो 3 मार्क्स का, ये आपको ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास,
सिंपल वे में अगर देखें तो एक तो नेट इन्वेस्टमेंट का है और एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? इन्वेस्टमेंट होता क्या, जल्दी बताओ तो बेटा, बोलिए, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? हाँ, वो तो एक नॉर्मल जनरल पैरेलेंस में, कॉमन पैरेलेंस में आप बोला आपने, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम ये जो लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है ना आपको, गेट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, हम इसको इन्वेस्टमेंट हम उस रूप में देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो इकोनॉमिक वेरिएबल है, तो सब में हम लिखेंगे एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। फिक्स कैपिटल एंड स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको हम इसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये तो हमेशा जानते हो, एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो एक साल की ही बात हम करेंगे। तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब ये दिमाग में बैठाओ कि इन्वेस्टमेंट ये होता है, ठीक है। और आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने फिक्स्ड स्टॉक में वृद्धि तो करते हो, एक प्लॉट है तो उसका दूसरा प्लॉट ले लिया, ठीक है, तो स्टॉक तो वृद्धि हो रहा है ना बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। चलिए, तो नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, ठीक है। आर्गेनिक पॉइंट। अब देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा नेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, द पार्ट ऑफ द फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइज ऑफ कैपिटल गुड्स कंस्टिट्यूट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आर्गेनिक पॉइंट, बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? ओके, तो ये हमारा, आप ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जब हम वहाँ से जी डी ग्रॉस मतलब जी वाले कॉन्सेप्ट से, ग्रॉस से जब हम नेट वाले कॉन्सेप्ट में जाते हैं ना, तब हमारा ये, हम इसका सहारा लेंगे। वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है, लिखा भी हुआ है, आर्गेटिव पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म, जितने भी हमारा मशीन है, जितने भी टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, ऑफिस, ये सब में जो है ना ग्रॉस वर्ड, और जब उसमें से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट निकल कर आ जाता है। अब आते हैं, जब यहाँ डिप्रिसिएशन की हमने चर्चा की है, तो डिप्रिसिएशन को देखते हैं कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस, एक वर्ड आता है ना ऑब्सोलिसेंस, क्या यही यही प्रोनाउंसिएशन करते हो ना, ऑब्सोलिसेंस? हम्म, ये अकाउंट्स वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? हाँ, अगर सडन ब्रेक डाउन हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, या मशीन यूज करने के लायक ना हो, तो हम उसको ऑब्सोलिसेंस की कैटेगरी में डालते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का। आर यू पॉइंट? मतलब क्या है, यहां पर देखो, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टाइम। आपका कोई दूसरा क्लास है क्या? इज देयर एनी क्लास? ओके, तो मैं एक बस लाइन में इसको फिनिश करता हूँ। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सेंस एंड इफ्लक्स। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड मेरे लिए भी एक प्यारा सा वर्ड मैंने लिया, तो मैंने कहा कि इसको कहीं कभी एग्जामिनेशन में मान लो इस तरह के वर्ड आए जाते हैं, हाँ, तो इसके लिए मैंने लिख दिया डेक्स का मतलब क्या होता है, द एक्सपायरेशन ऑफ, ये मैंने नेट से सर्च किया क्योंकि मुझे भी ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने नेट से सर्च किया। द एक्सपायरेशन ऑफ अ लीज टर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम रेदर देन फ्रॉम ए स्पेसिफिक एक्शन और इवेंट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी कोई भी चीज़ जिसकी ड्यूरेशन 5 साल की है और उसका लीज का टाइम छठे ईयर में चला गया, तो 5 साल में उसकी जो वैल्यू है, मान लो 10 रुपया है, और छठे साल में जाते हैं उसकी वैल्यू 2 रुपये हो जाती है,
ठीक है, आर गेट पॉइंट, लीज का टर्म एक्सटेंड हो जाता है, तो ये क्या फॉल इन वैल्यू हो गया, तो डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो ये डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पर एक चीज आते हैं, यहाँ मैंने कहीं एक दो क्वेश्चन देखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन यहाँ देख लेंगे यार, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल अगर है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स, कहीं कहीं एक दो बार मैंने देखा है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब बिल्कुल बेचने के लायक हो तो उसकी कुछ तभी कुछ वैल्यू होती है, जैसे मेरी स्कूटी है मान लो, बहुत पुरानी है, हाँ, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू लगेगी अब, ठीक है, उड़ीसा से लेकर आया और यहाँ पर अब वो बाहर का नंबर है, तो इसको कोई खरीदेगा नहीं, तब भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, 1500 रुपये लगा दे, 5000 रुपये लगा दे, जो भी लगा दे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाए, तो यहाँ पर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स इन अ ईयर, ठीक है, ईयर्स, ठीक है, आर गेट पॉइंट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन अ ईयर्स, गेट पॉइंट, तो ये एक है, ये यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, चलो, और ये हमारा पांचवा जो था नीचे दिखा हुआ है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यू हैव लिसन्ड मी पेशेंटली, थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम।